हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रूही एक अमीर बाप की बेटी होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उसके पिता का देहांत हो जाता है और पिता के देहांत के बाद धीरे धीरे रूही के पास जो कुछ भी था वो सब चला गया था। और अब रूही अपनी माँ अनीता के साथ एक छोटे से घर में आ जाती है। अनीता की अब तबीयत खराब होने लगती है। रूही बेटा, माफ कर देना, तुम्हारे पिता के देहांत के बाद मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। ऊपर से मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनती जा रही हूँ। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे आपसे ही तो मेरा सब कुछ है। पिताजी तो वैसे भी हमें छोड़कर चले गए। अब मेरे पास आपके अलावा बचा ही क्या है? अब आप भी ऐसी बातें करके मेरा दिल तो मत दुखाओ ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। अभी तक तो तेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है, फिर आगे क्या क्या होगा? माँ, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। आप बस चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी चिंता चिता के बराबर होती है। रूही अपनी माँ को समझा तो देती है, लेकिन रूही भी खुद बहुत परेशान थी। वो अपनी माँ से दूर थोड़ा अकेले में बैठकर खुद से बात करते हुए कहती है, मैं क्या करूं? माँ को तो मैंने बोल दिया, लेकिन अब मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आगे मैं करूंगी क्या और कैसे। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1-2 दिनों तक रूही काफी सोचती है और फिर बाद में अपनी माँ के पास जाएगी और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब हमारे पास खोने को तो कुछ है नहीं, तो अब हम क्यों ना नई शुरुआत करें? नई शुरुआत? कैसे नई शुरुआत? रूही, तू क्या कह रही है? माँ, मैं ये ही कह रही हूँ, पापा ने भी तो अपना काम जीरो से ही शुरू किया था ना। हम भी खाना बनाकर बेचते हैं ना। अगर लोगों को पसंद आने लगा तो हम ढाबा खोल लेंगे। ढाबे के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी तो पूरी कर सकती हूँ ना। हाँ, तू सही कह रही है। जब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें कौन सी हार से डर लग रहा है। अब से हम खाना ही बेचते हैं। दोनों माँ बेटी अब लोगों को खाना बेचने लगी थी। लोगों को उनका बनाया हुआ खाना काफी पसंद भी आ रहा था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों बाद एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेते हैं। साथ ही रूही अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। कुछ दिनों बाद रूही के ढाबे में विनोद नाम का एक आदमी आता है और वो वहाँ की खास सब्जी मटर पनीर ही खाता है। हाय हाय भाई साहब, क्या कमाल सब्जी बनाई है। आपके यहाँ कोई प्रोफेशनल शेफ है क्या? नहीं, हमारे ढाबे में तो मैं और माँ ही हैं। हम दोनों ही सब काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं और सब्जियां भी हम ही लेकर आते हैं। वाह 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 वाह, स्वाद तो बहुत ही उम्दा है। सच में खाकर मजा आ गया। यहाँ भूखे की भूख ही नहीं मिटती, बल्कि जिसको स्वाद चाहिए हो वो भी मिलता है। जी शुक्रिया। मेरे लिए अपने ढाबे की हर सब्जी ले आओ। अरे मटर पनीर इतना अच्छा है तो बाकी सब सब्जी के साथ ना इंसाफी क्यों करे? हाँ उन्हें भी तो चखने का मौका मिलना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। विनोद को गरीब ढाबे वाली के यहाँ का हर खाना काफी अच्छा लगता है और वो काफी तारीफ भी करता है। माँ बेटी का ढाबा अच्छा चलने लगता है। कुछ दिनों बाद रूही अपने साथ अपनी सहेली मीनू को अपने ढाबे पर लेकर आती है। मीनू ढाबा देखकर बोलती है, ये तो वही ढाबा है। यहाँ के खाने की तारीफ मैंने काफी ज्यादा सुनी थी। हाँ, ये ढाबा मैं और मेरी माँ चलाते हैं और इन सब की वजह से ही मैं पढ़ाई भी कर पा रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। रूही, तुम मेरी दोस्त हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे और तुम्हारी माँ से कुछ सीखूं, इसीलिए मैं तुम्हारे ढाबे में रोज आ सकती हूँ। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने की बात है? तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ जाना, इसे अपना ही ढाबा समझो। मीनू अब हर रोज ढाबा आने लगती है। एक दिन ढाबे पर काफी लोग आए थे और ढाबे पर भीड़ देखकर खुद से कहती है, ये रूही क्या कर रही है अपने ढाबे में ऐसा, जो यहाँ भीड़ आती ही जा रही है। तभी कॉलेज में इसका इतना नाम है, सब बच्चे इसकी इतनी तारीफ करते हैं। मैं भी देखती हूँ इस रूही का नाम ज्यादा दिनों तक कैसे रह सकता है। मीनू तुरंत रसोई घर जाती है जहाँ अनीता खाना बना रही थी। अरे मीनू बेटा, तुम यहाँ कुछ काम था क्या?
नहीं आंटी जी, कोई काम नहीं था। वो तो मैं यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि आपको रूही बाहर बुला रही थी। ये रूही भी ना, अब मैं यहाँ खाना बनाऊं या रूही को देखूं? कोई बात नहीं आंटी जी, आप देख लीजिए कि रूही क्यों बुला रही है आपको। तब तक मैं यहाँ देख लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अनीता जैसे ही बाहर जाती है तुरंत मीनू सब्जी में काफी नमक मिला देती है। रूही अरुण नाम के एक ग्राहक को छोले की सब्जी और चावल देती है। जैसे ही अरुण छोले चावल खाता है तो उसे नमक काफी तेज लगता है। ये क्या है, इतना नमक? अरे मुझे छोले की सब्जी चाहिए थी, ना कि नमक की। क्या नमक ज्यादा है? नमक ज्यादा कैसे हो गया? माफ करना सर, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ। रूही वो छोले अपनी माँ के पास लेकर जाती है और बोलती है, माँ इसमें नमक ज्यादा हो गया है, गुस्सा कर रहे हैं ग्राहक। मैंने तो बिल्कुल सही नाप तोल के डाला था नमक, फिर ये ज्यादा कैसे हो गया? रुक, मैं अभी थोड़ी दही मिला देती हूँ, नमक ठीक हो जाएगा। अनीता दही मिला देती है और फिर छोले का स्वाद ठीक हो जाता है। लेकिन अब भी मीनू मानती नहीं है और कई बार ऐसे ही कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार मुंह की ही खाती है। मीनू एक दिन पीछे के दरवाजे से चुपके से रसोई में जाती है और खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला देती है। बहुत हो गया इन माँ बेटी का नाटक। अब तक मेरी हर चाल नाकामयाब रही, लेकिन अब नहीं, अब इन दोनों को ऐसे मार पड़ेगी कि याद रखेंगे दोनों। खाने में चूहे मारने वाला जहर मिलाकर मीनू चली जाती है, लेकिन एक भी ग्राहक बेहोश तक नहीं होता है। और ये बात जब मीनू को पता चलती है तो वो तुरंत वापस ढाबे में आती है और कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खाने में अपने हाथों से जहर मिलाया था, फिर भी किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं? अब क्या करा है तुम लोगों ने? किया हमने तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस बार तुम पकड़ी ही गई। पकड़ी ही गई? क्या मतलब है तुम्हारा पकड़ी ही गई से? हमारे ढाबे में कई दिनों से रोज गड़बड़ हो रही थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी पर कोई शक था। लेकिन आज जब तुमने पीछे के दरवाजे से हमारे ढाबे के रसोई घर में घुसी हो ना, तो हमने तुम्हें देख लिया था। और हम तब इसलिए चुप थे ताकि सच तुम खुद अपने मुंह से बोलो, और देखो सच तुमने आखिरकार बोल ही दिया ना। कौन सा सच? ये सच नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो पुलिस को भी पता चल गया है, क्योंकि यहाँ खड़े सादे कपड़े में लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हैं। तुमने हमारा काम खराब करने की जितनी कोशिश की है ना, अगर उतनी ही कोशिश अपना काम बनाने में कर लेती तो शायद आज तुम्हारा भी काम बन जाता। मीनू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गरीब ढाबे वाली के रास्ते में कई अड़चने आई, लेकिन दोनों माँ बेटी ने सभी अड़चनों को बखूबी पार किया और सफल भी रही। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं। लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी। संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए, अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं।
लेकिन गायत्री, जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए। जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं? हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है? हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी, और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी। वैसे आप दोनों ने सही कहा, हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो, वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं। गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज्यादा नजर मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है, और खासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री।
लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है? अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा, बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।